करें बड़ी खबरों से। पहली खबर यूपी की। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत यूपी से करेंगे, जहां एक बार फिर से गुंडाराज की तस्वीर सामने आई है। हापुड़ जिले के पिलखवा में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पिलखवा के अतरौली गांव में डिप्टी एसपी के साथ आधा दर्जन पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा गया। शराब माफिया ने यहां आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की भी पिटाई की। पिलखवा के डिप्टी एसपी अमित नागर जिला आबकारी इंस्पेक्टर अजय यादव के साथ छापेमारी के लिए गए थे। कार्रवाई के दौरान शराब माफिया ने पुलिस टीम पर लाठी और डंडे से अटैक कर दिया। डिप्टी एसपी अमित नागर के सिर पर चोटें लगी। एक्साइज पत्थर और साधन देने गए थे गाँव में, और वहाँ पर कुछ शराब जो बेचते हैं और उनके पास पीने वाले कुछ इकट्ठा थे। अंधेरा भी वहाँ पर था, कुछ अंधेरा हो गया था। कुछ जो लोग थे उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर बर्खास्त किया, जिसमें शिव साहब की भी चोट आई और जो और जो थे उनकी भी चोट आई। मुंबई के मलाड में देर रात लावारिस डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। लाश बुरी हालत में थी। डेड बॉडी की पहचान के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है पुलिस। इसी बीच मलाड से गायब हुए सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम सिंह के परिवार ने दावा किया है कि ये डेड बॉडी विक्रम की ही है। लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा, हाफिज सईद और जकीर रहमान लख्वी की मुलाकात पाकिस्तान की जेल में होती थी। जेल में इसके लिए बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस रूम भी तैयार किया गया था। जेल से ही लख्वी अपने गुर्गों को आदेश भी देता था। खबर है कि टुंडा ने ये अहम खुलासे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से किए। खबर है कि पूछताछ में टुंडा ने यह भी बताया कि भारत आने से पहले भी उसकी मुलाकात पाकिस्तान की जेल में हाफिज सईद से हुई थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि टुंडा को सद्र कहा जाता था। उसके पास नौजवानों की एक ब्रिगेड है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक टुंडा ने बताया है कि पाकिस्तान में आईएसआई उसकी पूरी मदद करता था। जब उसे ये सवाल किया गया कि क्या लख्वी और हाफिज सईद तुम पर गुस्सा नहीं होते थे, तो टुंडा ने कहा कि मेरे पास उनसे ज्यादा लोग हैं। मुझे कुछ भी होगा तो मेरे लोग उन सबको ठिकाने लगा देंगे। दिल्ली पुलिस टुंडा की डीएनए प्रोफाइलिंग और साइको एनालिसिस कराना चाहती है। खबर है कि फिलहाल टुंडा 5 वक्त की नमाज अदा करता है। जिस दौरान उससे पूछताछ नहीं की जाती, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसे बिरयानी वगैरह खिलाई जा रही है। अब्दुल करीम टुंडा से दिल्ली पुलिस आज भी पूछताछ करेगी। टुंडा को मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर हमला हुआ। टुंडा पर यह हमला कोर्ट परिसर के बाहर हुआ। हाथ लगाए बैठे 2 शख्स टुंडा को देखते हुए उस पर झपट पड़े और उसे थप्पड़ रसीद कर दिए। टुंडा पर हमले की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं और खुद को हिंदू सेना का कार्यकर्ता बताते हैं। अयोध्या की 84 कोसी यात्रा को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। अगर प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती की तो उसका नतीजा भयंकर होगा। यात्रा को लेकर माहौल को गर्म होते देखकर फैजाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। संत 25 अगस्त से यात्रा को अयोध्या से शुरू करने की तैयारी में। बीएसपी नेताओं की मुलायम सिंह से मुलाकात। वाजपेयी की कैबिनेट मंत्री आजम खान को रास नहीं आ रही है। नाराज आजम खान ने कहा है कि इससे अल्पसंख्यकों तक गलत संदेश जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाने के बाद समाजवादी पार्टी सियासी फायदा उठाने की कोशिशों में जुट गई है। अशोक सिंघल और मुलायम की मुलाकात के बाद नाराज चल रहे आजम खान पर इकबाल ने कहा है कि हम उनसे इस मुद्दे पर बातचीत कर लें। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा की मंजूरी नहीं देने के यूपी सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी ने बचाव किया है। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है और पूछा है कि चुनाव के वक्त ही इसकी याद क्यों आती है। पितृत्व विवाद मामले में एनडी तिवारी और उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर से आज से जिरह शुरू होगी। ये सुनवाई हाईकोर्ट से नियुक्त लोकल कमिश्नर एसएम चोपड़ा के सामने की जाएगी। एनडी तिवारी के खिलाफ रोहित ने पितृत्व विवाद को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले में तिवारी और रोहित के ब्लड सैंपल्स के लिए डीएनए जांच कराई गई थी। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2012 को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही कहा था कि तिवारी ही रोहित के जैविक पिता हैं। यूपी के निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले से केंद्र सरकार ने किनारा कर लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि दुर्गा शक्ति ने अपने निलंबन को लेकर केंद्र सरकार से कोई अपील नहीं की है।
आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला आज दिल्ली में भी गूंजेगा। अलीगढ़ के कुछ संगठन आज जंतर मंतर पर दुर्गा के समर्थन में धरना देंगे। इन संगठनों की मांग है कि दुर्गा का निलंबन खत्म किया जाए। कर्नाटक में आज लोकसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव है। बेंगलुरु ग्रामीण और मांड्या लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के विरोध में आज पुणे बंद रहेगा। मर्डर के 20 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दाभोलकर की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने हत्यारों की जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में मंगलवार को शाम 4 बजे से पौने 5 बजे तक फायरिंग की गई। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जबरदस्त फायरिंग की गई। एलओसी में पाक सैनिकों ने बालाकोट, हमीरपुर, मनकोट और मेंढर इलाके में फायरिंग काफी देर तक की। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इसी साल में 82 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है और जब से नवाज शरीफ पीएम बने हैं सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत चीन सीमा पर दौलत बेग गोल्डी में एयरफोर्स का हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उतारा गया। जब इसके जरिए वायुसेना विपरीत हालातों में थल सेना की मदद से एयरब्रिज बना सकती है। जिस जगह पर हरक्यूलिस को उतारा गया है ये वही जगह है जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इसी साल अप्रैल में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। और वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि चीन ने सीमा से लगते अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में घुसपैठ की है। जानकारी के मुताबिक अंजाउ जिले में करीब 65 किलोमीटर तक चीन ने घुसपैठ कर ली है। और देश के कई हिस्सों में आज भी मनाया जा रहा है भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। हालांकि कई जगह पर बहनों ने कल ही भाई की कलाई पर राखी बांध दी थी। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लोगों से महिलाओं की सुरक्षा की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारे परिवार और समाज में प्रेम और स्नेह के बंधन को मजबूती प्रदान करने का एक मौका है। टोपी से परहेज करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाकर दिल्ली कूच की तैयारी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। गांधीनगर में मुस्लिम महिलाओं ने मोदी की कलाई पर राखी बांधी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में मंगलवार को बहनें बीएसएफ में तैनात अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। बहनों ने बॉर्डर पर तैनात भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मेरठ की जिला जेल में कैदियों को भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की छूट दी गई। यहां पर जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए बहनों की लंबी कतारें लगी। राजस्थान के डीडवाना में शहीद मूला राम की बहनों ने भाई के शहीद स्मारक पर राखी बांधी। साथ ही शहीद भाई को याद करते हुए उनके सर्टिफिकेट पर भी राखी बांधी। उधर फरीदाबाद में स्कूली छात्राओं ने पुलिस वालों को राखी बांधी। पुलिस वालों ने छात्राओं को हर कदम पर सुरक्षा देने का भरोसा भी दिलाया। पटना में जेडीयू के छात्र संगठन पटना यूनिवर्सिटी में सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। छात्राओं ने संगठन के सदस्यों को राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का वादा लिया। कोयला घोटाले की फाइल गायब होने को लेकर संसद में हंगामे के बाद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सीधे सरकार को निशाने पर लिया है। सुषमा ने ट्वीट कर लिखा, पहले प्रधानमंत्री करें घोटाला, फिर कानून मंत्री डालें उस पर पर्दा और कोयला मंत्री कर दें फाइलें गायब। यही है कोयला आवंटन का धारावाहिक। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर संसद में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जब इस पर बयान दे रहे थे तो भी बीजेपी ने बवाल किया। कोयला मंत्री ने बीजेपी पर इशारों में सवाल उठाया तो बीजेपी के सभी सांसद भड़क उठे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कोयला मंत्री पर गलत बयानी का आरोप लगाया। दोनों तरफ से काफी देर तक नोकझोंक होती रही। उधर लोकसभा में भी इस मामले पर बवाल हुआ। विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि कोयला घोटाले की गायब फाइलों पर पीएम को जवाब देना चाहिए। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर पीएम का जवाब मांग रही बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ना बताए कि उन्हें क्या करना है। हंगामे के चलते फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं होने से बौखलाए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने यानी कि साना डाई की धमकी दे डाली। स्पीकर मीरा कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जहां कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा तो साना डाई ही रास्ता बचता है। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर संसद में मचे हंगामे के चलते फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। हंगामा इस कदर बढ़ता चला गया कि लोकसभा को 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को ही पता चलेगा कि बिल पर बहस होगी या नहीं।
वो हंगामे के चलते संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं होने के चलते कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भले ही फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई हो, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात यह है कि मुलायम सिंह मान गए हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने बिल के विरोध की जिद छोड़ दी है। बीएसपी ने भी फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन किया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये बिल जब संसद में आएगा तो इसे पास करवाया जाएगा ताकि गरीबों को भोजन की गारंटी मिल सके। फूड सिक्योरिटी बिल संसद से तो पास नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत हो गई है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस योजना की शुरुआत की। मौके पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मौजूद थे। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमें फूड सिक्योरिटी बिल पर गर्व है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसी कोई योजना नहीं है जो कि फूड सिक्योरिटी बिल का कोई मुकाबला कर सके। दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी है। रुपए में गिरावट का दौर थम नहीं रहा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर को पार कर गया है, 64 को पार करके। हालांकि शाम ढलते ढलते रुपया डॉलर के मुकाबले 63 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से देश का घाटा बढ़ता चला जा रहा है। विदेशों से कच्चा तेल समेत दूसरे आयात के लिए ज्यादा डॉलर अब खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे पेट्रोल डीजल के महंगा होने की आशंका एक बार फिर बढ़ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए में जारी गिरावट को रोक पाने में नाकाम यूपीए सरकार पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। उधर केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के लिए विदेशी बाजार जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार आज से कई जिलों में सस्ती दरों पर प्याज बेचेगी। सरकार आम आदमी तक सरकारी उपभोक्ता भंडार के जरिए प्याज पहुंचाएगी। राज्यों के 6 जिलों में ये सस्ती प्याज मुहैया करवाई जाएगी। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी जंग जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी ने तालकटोरा स्टेडियम के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी प्याज को लेकर आंदोलन छेड़े हुए है, लेकिन इंदौर में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष पाशा पटेल उसकी मुहिम की हवा निकाल रहे हैं। पाशा ने प्याज को लेकर मचे बवाल पर हैरानी जताई। कहा कि प्याज पेट भरने की नहीं बल्कि स्वाद की चीज है और महीने भर प्याज न खाने से कोई मर नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने सवालिया निशान लगा दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में एक नहीं पीएम पद के 10 दावेदार हैं। जेटली ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के सशक्त दावेदार हैं, लेकिन अगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनती तो उसका चुनाव करना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। इंटरव्यू में अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कोई 5 लोग कमरे में बैठकर एक नाम को प्रस्तावित कर दे, इस तरह से नेता नहीं बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आडवाणी की जगह मोदी को अहम पद पर बिठाने से पार्टी में अस्थिरता आएगी। जेटली के बयान पर शिवसेना को हैरत हुई है, लेकिन साथ ही पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है। वहीं जेटली ने बीजेपी में पीएम पद के 10 दावेदार बताए तो कांग्रेस ने पूछ लिया कि पहले ये तो बताइए कि कितने कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी में। हालांकि एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि जेटली चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन मोदी के आगे बीजेपी के सभी नेता बौने हो गए हैं। यूपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने 20 विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी। समाजवादी पार्टी ने भी 2014 की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया। अखिलेश सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर में साइकिल यात्रा निकाली गई। 3 दिन तक ये यात्रा शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरेगी। में जेल की सजा भुगत रहे अभिनेता संजय दत्त ने एक अज्ञात बीमारी के उपचार के लिए पैरोल की मांग की है। ये जानकारी अरवदा जेल के अधिकारियों ने दी। दिल्ली के कई हिस्सों में मंगलवार को एक बार फिर से तेज बारिश हुई। बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। बारिश के चलते आउटर दिल्ली के विकासपुरी इलाके में भी सड़कों पर पानी भर गया। विकासपुरी से मधुबन चौक के बीच बारिश के चलते जाम लग गया। दक्षिण दिल्ली की मेडिकल रोड पर बारिश के बाद पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई। सड़क और तालाब में फर्क मुश्किल हो रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में झड़प हुई और फिर पत्थरबाजी हुई। चंदननगर इलाके में दोनों पक्षों के लोग सड़क पर उतर आए।
चंदन नगर में पथराव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की। मामला बिगड़ते हुए देखकर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के जयपुर में गुस्साई भीड़ ने एक थाने का घेराव कर जमकर तोड़फोड़ की और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। राजस्थान के अजमेर में मिलावटी पेट्रोल मिलने से गुस्साए लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खगड़िया में हुए रेल हादसे के बाद लोगों के गुस्से के चलते रेलवे को 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। राजरानी एक्सप्रेस की 15 बोगियों को गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया था। साथ ही धबारा घाट हॉल पर भी काफी तोड़फोड़ की गई। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के चलते 8 मरीजों की मौत हो गई जबकि 6 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इंसेफ्लाइटिस के चलते जनवरी से लेकर अब तक 160 मरीज दम तोड़ चुके हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि अगर इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी तो इसका श्रेय उन्हें मिल सकता है। राजगढ़ जिले में उमा ने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बढ़त मिली तो लगेगा कि सीटें मेरी वजह से बढ़ी। जयपुर के फागी थाना इलाके में पुलिस वाले शराब पीकर आपस में ही भिड़ गए। नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने अपने इंचार्ज की पिटाई भी कर दी। बीच बचाव करने आए एक पूर्व सरपंच के साथ भी पुलिस वालों ने हाथापाई की। खगड़िया रेल हादसे के बावजूद रेलवे प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर दादरी रेलवे स्टेशन पर लोग खुलेआम रेलवे पटरियों को पार करते हैं। डॉक्टर दाभोलकर पर 2 अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। 4 राउंड फायरिंग हुई, एक गोली सिर में लगी। हमले के बाद दाभोलकर को पुणे के ससून अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के रामगढ़ में एक जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। गोला थाने के हेसल गांव में यह हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया था। बुजुर्ग का शव उठाने गए वन विभाग के कर्मचारियों को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे की लापरवाही देखने को मिली। रक्षाबंधन के मौके पर यहां लोग ट्रेन की छतों पर सफर करते हुए नजर आए। लोग हाईटेंशन तारों के नीचे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। देहरादून के राजपुर रोड जाखन में एक अवैध निर्माण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, एमएमडीए, नगर निगम देहरादून और जिला अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है 4 गलत प्रश्नों को हटाकर कॉपी फिर से जांच की जाए और नए सिरे से रिजल्ट निकाला जाए। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इन दिनों एक हाई प्रोफाइल चोर का आतंक मचा हुआ है। लग्जरी कारों में घूमने वाला ये चोर मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड बांटने के बहाने घरों में घुस जाता है और पलक झपकते ही माल लेकर चंपत हो जाता है। झारखंड से इस बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को हज यात्रा के बारे में समझाने और हज के तौर तरीके बताने के लिए रांची हज हाउस में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सैकड़ों हज यात्री शामिल हुए। त्योहारों के आते ही सोने की कीमत एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। लखनऊ में सराफा बाजार में कीमत 31,500 रुपए तक पहुंच गई है। खगड़िया रेल हादसे के बाद कई ऐसे इलाकों में खौफ पसर गया है जहां रेलवे लाइन के आसपास आवाजाही होती है। रांची से 50 किलोमीटर दूर अनगढ़ा में कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां परिजन रेलवे लाइन के बगल में बने स्कूलों में अपने मासूमों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं।